हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी, वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होती है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। और इस पूरे सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा ही होगा कि एसएससी सीजीएल में आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस में से 25 25 25 25 ऐसे करके क्वेश्चंस बटे हुए होते हैं 4 सब्जेक्ट्स में, जिनमें से 25 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो। और अभी जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम 2020 में लगा था, टीयर 1 वाला एग्ज़ाम। और ये हेल्ड हुआ था 13/8/2021, 13 अगस्त 2021 को ये हेल्ड हुआ था। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। सेक्शन 4 में जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, वो क्वेश्चन शुरू होते हैं उसमें 76 क्वेश्चन से और 100 क्वेश्चन तक वो क्वेश्चन जाते हैं, तो टोटल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो 25 क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिटेल में सॉल्व करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आंसर्स की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। आसानी से आप टेलीग्राम पे जब प्रेडिजी लिखेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये लोगो दिखेगा, इससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं angrezi@gmail.com पर। चलिए अब बगैर देरी किए हुए क्वेश्चंस चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 76। Select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपको सेंटेंस में बोल्ड में जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो बड़े करके जो अक्षर लिखा हुआ है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो पहले आपको ये देखना है इस सेंटेंस में वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में से कौन सा ऑप्शन है जो उसको सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब उसके बदले में कौन सा जो ऑप्शन है वो लगाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है एकदम सही है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन इसका जवाब देंगे। तो सेंटेंस हम पढ़ते हैं। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, जब आप अपने हाथ धोते हैं, रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स, उन्हें 20 सेकेंड तक आपको रगड़ना है, टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। तो द माइक्रोब्स ऑन देम हमें यहाँ देखना है और इसको हमें देखना है ये सेंटेंस सही है या नहीं है। आपको कुछ समय मैं दूंगा और उसके बाद मैं इसके आंसर को बताऊंगा। पहला ऑप्शन है द माइक्रोब्स ऑन दोज, द माइक्रोब्स ऑन दे, द माइक्रोब्स ऑन देयर। तो इस तरीके से ये पूछा है और डी है जो नो सब्सटीट्यूशन रहेगा। आपको कुछ समय का मैं टाइम देता हूँ और आप उस समय में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा नो सब्सटीट्यूशन। नो सब्सटीट्यूशन इसलिए होगा कि ऑन देम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है और ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे आपको यूज करना है। दोज जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है तो इसको आपको यूज नहीं करना है। दे जो है ये खुद सब्जेक्ट हो जाता है, इसको यूज नहीं करना है। देयर जो है ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे नहीं बनेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा और वो देम से ही क्रिएट होता है, तो देम इसमें लगने वाला है। तो आंसर हमारा हो गया नो सब्सटीट्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो अभी जो सेंटेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें एक्टिव वॉइस में, और इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हमें चेंज करके लिखना है पैसिव वॉइस में। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। द इन्विजिलेटर जो एग्जाम लेता है इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, वो एडवाइज कर रहा है स्टूडेंट्स को नॉट टू कैरी द कैलकुलेटर्स, कैरी नहीं करने हैं आपको कैलकुलेटर, इनटू द एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, उसके बाद है द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। थर्ड ऑप्शन है हमारा द स्टूडेंट्स हैव बीन advised the invigilator not to carry calculators into the examination hall.
डी ऑप्शन है हमारा, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हट सकते हैं। वो सबसे पहला तो ये है, द स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड द इन्विजिलेटर। तो यहाँ पे मीनिंग ये निकल रहा है कि स्टूडेंट एडवाइस कर रहे हैं इन्विजिलेटर को, जैसा कि इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में नहीं हुआ है। इन्विजिलेटर जो है वो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा है, ऐसा ही डी ऑप्शन में हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, ए और बी। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसमें होम जो क्वेश्चन बनता है, किसने ऐसा बोला, वो उस चीज का जवाब हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इन्विजिलेटर यहाँ पे लिखा हुआ होना जरूरी था, तो ए वाला ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। सही जो आंसर है वो इसका बी ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन। इसमें जो रूल जो लगेगा वो लगेगा, सबसे पहले हमको देखना है एक्टिव वॉइस वाला जो दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको दे रखा है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, उसकी तरीका बदल जाता है। जैसे पास्ट का जो रहेगा उसमें कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट फॉर्म में नहीं हुआ है, सॉरी, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने गलती से आपको बता दिया। तो एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करने के लिए तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद बीइंग इसमें लग जाता है। एडवाइस जो होगा उससे पहले बीइंग लग जाएगा, और एडवाइस जो होगा वर्ब जो आपको दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म का हम उसमें उपयोग कर लेते हैं। तो सही इसका आंसर होगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर के द्वारा नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो इस तरीके से इसका आंसर ये रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हम वर्ड्स को पढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट रहने वाला है। इनकरेक्ट आपको बताना है दोस्तों। इनकरेक्ट अगर लिखा हुआ हो कहीं तो आपको क्वेश्चन में पहले ही उसको नोटिस कर लेना है, और उस पर आप गोला लगा सकते हैं, सर्किल में उसको डाल लें, जिससे आपको पहले ही से ही पता रहे कि हमें इनकरेक्ट इसमें देखना है। और नॉट जिनमें लगा हुआ हो उनमें भी आपको इस तरीके से ही कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले डी ऑप्शन हम देखते हैं, अनमैनेजेबल, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। वाइल्डरनेसेस, ये भी सही स्पेलिंग है। बी जो ऑप्शन है, एक्सटर्मिनेटेड, ये भी सही स्पेलिंग है। और ये जो वायलेंस जो दे रखा है इसकी गलत स्पेलिंग दे रखी है। आंसर हम चेक करते हैं, इसकी सही स्पेलिंग मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्ट जो स्पेलिंग रहेगी, 78 में करेक्ट जो स्पेलिंग रहेगी वो रहेगी VIOLENCE, वायलेंस। तो VOI नहीं रहेगा, VIO रहेगा, VIOLENCE। तो इस तरीके से करेक्ट जो स्पेलिंग रहेगी वो VIOLENCE, वायलेंस की रहेगी। Next, 79th question. Select the option that expresses the given sentence into in indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है और उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इस चेंज करना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, जो भी आपके साथ हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, वो जो सब है वो सही हो जाएगा, ऐसा इसमें बता रहा है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने मरीज से ऐसा बोला। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, डॉक्टर ने कहा कि मरीज से कि जो भी परेशानी है वो सही हो जाएगी। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट, तो आर जो है यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। एवरीथिंग जो है वो सिंगुलर है तो इज का उपयोग किया जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन एकदम गलत है। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, तो इस ऑप्शन को हम साइड में अभी रखते हैं। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इस ऑप्शन को भी हम देखते हैं। और सही ऑप्शन आपको मेरे को बताना है दोस्तों, सही इसका आंसर क्या रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कुछ ही देर में मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें रूल ये है कि डायरेक्ट अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे रखा हो तो इनडायरेक्ट जो रहेगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, क्योंकि बाहर जो है वो सेड दे रखा है, पास्ट फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए अंदर जो रहेगा वो भी पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, और कॉन्टिन्यूस वाला कॉन्टिन्यूस में ही चेंज होगा, इसलिए वाज गोइंग टू बी ऑल राइट यहाँ पे
एकदम सही ऑप्शन रहेगा। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हम देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें इसका देखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या रहने वाला है। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ और एनिमल्स, ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, मतलब एक साथ भीड़ में इकट्ठा होकर एनिमल्स जो हैं वो चल रहे हैं, उनका हर्ड है, उनका फ्लॉक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है ड्रोव, दूसरा है क्राउड, तीसरा है क्लस्टर और डी है थ्रॉन्ग। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताते समय आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो वो बेटर रहेगा, जिससे आंसर का मुझे पता लगे कि आप सही जवाब दे रहे हैं या नहीं। और आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आंसर दे सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बीच बीच बार बार में 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड का आपको गैप देता हूँ। तो आप कर ये सकते हैं कि जैसे अभी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको आप पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिख दें और फिर जब मैं आंसर इसका बताऊं तो वो आंसर आप वहां से कंफर्म कर लें। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। 18 का जो क्वेश्चन होगा वो ड्रोव होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी इज कॉल्ड ड्रोव। ठीक है, तो ड्रोव उसको बोलेंगे। नेक्स्ट 81st क्वेश्चन। 81st क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, आप ये अंडरलाइन कर लिया करें ये सारी चीजें कि एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, इस तरीके से इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, ये आप अगर अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर को सॉल्व करते टाइम वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपको पहले से पता रहेगा कि मुझे एंटोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम उसको देखते नहीं है और पहला ऑप्शन हमें हमेशा ऐसी कंडीशन में ठीक लगता है और उसे हम उसे ही आंसर में आप लिख देते हैं और वो गलत निकल जाता है, क्योंकि हम ध्यान से ये नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ पे एंटोनिम लिखा है या सिनोनिम लिखा है, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है या नॉन करेक्ट लिखा है, नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अब इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा ए जेंटल, बी एब्रप्ट, रेगुलर, सी और डी ऑप्शन है वो हमारा स्लो है। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज आगे बढ़ती है, उसको हम ग्रेजुअल बोलते हैं। इसका एंटोनिम आपको बताना है, इसका अपोजिट आपको बताना है। तो अपोजिट आप बताएं मुझे। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का जो अपोजिट होगा वो एब्रप्ट होगा। इसके मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ग्रेजुअल का मीनिंग होता है टेकिंग प्लेस और प्रोग्रेसिंग स्लोली। ऐसी चीजें जो ऐसी घटनाएं जो धीरे धीरे करके घटित होती हैं या धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं। एब्रप्ट का मतलब हो जाता है अचानक, एकदम से कोई चीज घटित हो जाए और अनएक्सपेक्टेड भी हो, हमेशा एक्सपेक्ट करके नहीं चलते लेकिन अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, उसे हम एब्रप्ट बोलेंगे, एब्रप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ ब्लैंक में भरने के लिए आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा रहेगा। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, इंडिया अब फॉर्मली आगे बढ़ रही है टू डैश फिल इन द ब्लैंक्स। 21 मिग 29 एंड 12 सुकोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। ठीक है, अब इंडिया फॉर्मली मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, क्या करने के लिए? 80 मिग 29 और 12 सुखोई 3 MKI फाइटर्स वो रशिया से अपना खरीदेगी और उसके साथ उनकी अपग्रेड्स जो होंगी, एग्जिटिंग जो फ्लीट्स हैं जो पहले से उन्होंने मंगवा रखे हैं उनके लिए अपग्रेड्स भी, और नए जो हैं 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स जो प्लेन हैं वो इंडिया लेने वाली है। तो इसके लिए एग्जैक्टली जो वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा फिलअप में वो कौन सा रहेगा, आप मुझे बताएं। एडवांस या कंप्लेस या अचीव या प्रोक्योर। आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दें और तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। वीडियो जैसे ही आप प्ले करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ।
और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है। तो सही है इसका आंसर है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है कि खरीदना, ठीक है। जैसे रशिया से अगर इंडिया कुछ ये विमान और ये सब चीजें खरीद रही तो उसको बोलते हैं प्रोक्योर करना। प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन विद केयर एंड एफर्ट, एफर्ट्स उसमें लगाते हैं और बहुत केयर के साथ उसको हम लेते हैं वहां से, ठीक है। ऑब्वियसली पे हम करते हैं। ऑब्टेन विद केयर एंड एफर्ट तो प्रोक्योर होता है। 83rd क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट। एक सेंटेंस आपको नीचे दिया हुआ है, उसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें एरर दिया हुआ है। पहला हेड यू हो गया, नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव और लॉस्ट आवर लाइव्स, तो ये रहेगा। तो पहला ऑप्शन है नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड यू, लॉस्ट आवर लाइव्स और वी विल हैव। तो इसका आंसर आप वीडियो पॉज कर लें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर लिखें इसके साथ, और ये भी बताएं अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें से आपके कितने सही रहे, कितने गलत रहे, और आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आप कौन सा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि कठिन रह रहा है, कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आसान है, और उसी हिसाब से फिर हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इन सब चीज़ को कोप अप करके चलना है इन सब चीज़ों से। तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डालें। 83rd का आंसर है वी वुड हैव, ठीक है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, तो हैड यू के साथ वी वुड का हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो वी विल हैव नहीं रहेगा, वी वुड हैव रहेगा, क्योंकि अब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और विल की जो पास्ट फॉर्म है वो वुड होती है यहाँ पे जो दी हुई है, तो वुड इसका आंसर रहने वाला है। 84th क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एक सेंटेंस है जिसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, उनमें से एक में एक गलती दी हुई है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है कि कौन से पार्ट में जो है एरर दिया हुआ है। तो पहला यहाँ तक है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर। उसके बाद लास्ट है एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, तो ऐसे रहेगा। तो पहला है ड्यूरिंग रश आवर, बी है और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, ठीक है। सेकंड है यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस, ठीक है। उसके बाद है डी एज बोथ आर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, तो इसका आपको आंसर बताना है 84th क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। डी जो ऑप्शन है ये एसएससी ने जो डाला था, इसका आंसर बताया है इसमें बोथ इज क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, ऐसा इन्होंने बताया करेक्ट। और मेरे को खुद को भी इसमें कुछ डाउट नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस, तो राइडिंग जो होता है वो किसी चीज़ के ऊपर बैठे और वो खुला हुआ होता है, उसके लिए राइडिंग का हम उपयोग करते हैं। जैसे हॉर्स की हम राइडिंग करते हैं, या मोटरसाइकिल पे हम राइड करते हैं, बाइक पे हम राइड करते हैं, बाइसाइकिल पे राइड करते हैं, बस में हम राइड नहीं करते हैं। तो मुझे खुद को इसमें डाउट है, और आप में से किसी को भी सेम ये डाउट आ रहा है तो वो मुझे प्लीज़ बताएं और इसको हम आंसर को करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जो आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन जो डी था वही इसमें करेक्ट बताया है एसएससी के लिए। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको सॉल्व करवाया है। बाकी मुझे खुद को भी इसमें डाउट है, और मुझे लगता है इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस। तो राइडिंग यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको एक इडियम दिया हुआ है जो है बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक है, आपको इसका मीनिंग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है मोर वैल्यू फॉर मनी, सेकंड ऑप्शन हमें दिया है लेस वैल्यू फॉर मनी, थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है सॉरोफुल हर्ट, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है डैश अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, वैल्यू मनी की वैल्यू बढ़ाना, मनी की वैल्यू घटाना, एक दुख से भरा हुआ हृदय, और इस तरीके से डैश अगेंस्ट समथिंग। तो इस तरीके से ये बताया है। आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिखें, तब तक मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो राइट आंसर इसमें रहेगा मोर वैल्यू फॉर मनी। बैंक फॉर द बक का मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी। इडियम और फ्रेजेस को आपको
याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगती हैं। जितना ज़्यादा आप इनको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको ये याद होते चले जाएंगे, इडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ने, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी वाले इस तरीके से इडियम फ्रेजेस आप देखें, क्योंकि आज की इस कम्पिटिटिव दौर में नई नई जगह से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। पहले यह रहता था कि कोई भी आप बुक, कोई एक दो बुक ऐसी होती थी जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते थे। अब टाइम चेंज हो गया है और बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन से जो आंसर क्वेश्चन पेपर जो लोग बनाते हैं वो वैरायटी ऑफ ऑप्शन से लेकर ऐसे क्वेश्चंस को इसमें देते हैं। तो इडियम और फ्रेजेस आप जितनी वैरायटी ऑफ बुक से आप पढ़ेंगे, स्पेशली वोकैब वाला जो पार्ट है वो आप जितनी ज़्यादा जगह से पढ़ेंगे, जितनी वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आप पढ़ेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, sentences of a paragraph. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है, तो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके 4 सेंटेंसेज आपको अलग अलग दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करके। ये आपको पढ़ने हैं और उसको आपको मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ इसको बनाना है। मतलब एक के बाद जैसा इनका ऑर्डर में ये आने चाहिए वैसे आपको जमाने हैं। मैं आपको इसके लिए पढ़ देता हूँ इन चारों ही सेंटेंसेस को और फिर आपको ये जमाने हैं। बट द ईगल इन wrath gave the beetle a flap of his wing and straight away seized upon the hare and devoured him. ठीक है, उसके बाद the beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal. When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where his nest was. A hare, being pursued by an eagle, took himself for refuge to the nest of a beetle whom he begged to save him. ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो इस पूरी कहानी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सेंटेंस फोर्थ इसमें आना चाहिए एक तरीके से, ए हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल। एक हेयर है जिसका पीछा एक ईगल कर रही है और वो रेफ्यूज बन जाती है, रेफ्यूजी बन जाती है, रेफ्यूज लेती है कहाँ पे, एक बीटल के नेस्ट में, whom he begged to save him। जो हेयर है वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसको बचाए। सबसे पहला हेयर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप वीडियो पॉज करके और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डालें और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं जो आंसर आपने लिखा है वो सही है या नहीं। तो सही जो ऑप्शन इसका रहेगा वो रहेगा 4213, क्योंकि ये तो हम पहले ही देख चुके थे कि फोर्थ जो है वो सबसे पहले रहेगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत ही इससे होती है कि एक हेयर है जिसका एक ईगल पीछा कर रही है और वो रेफ्यूजी बन जाती है बीटल के नेस्ट में, जिससे वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे बचा लिया जाए। उसके बाद आता है सेकंड, बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल, और बीटल जो है वो बीच में आ जाती है और ईगल से प्रार्थना करती है कि प्लीज इसको आप छोड़ दें, बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लायंट एंड प्लीडेड विद हिम नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल, और इसने छोटे से जानवर को आप ना मारो ऐसा उससे रिक्वेस्ट करती है। लेकिन बट द ईगल, लेकिन ईगल और नाराज हो जाती है और बीटल को एक फ्लैप मारती है, मतलब एक तरह से आप ऐसा मारिए कि चांटा मारा है, एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवोर्ड हिम, और उसको लेकर चलाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, द बीटल देयरफॉर सॉरी व्हेन द ईगल फ्लू अप, जब ईगल उसको लेकर उड़ जाती है, बीटल फ्लू आफ्टर हिम, बीटल जो है उसके पीछे पीछे जाती है, लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज, और उसके नेस्ट को देखती है कि उसका घोंसला जो है वो कहाँ बना हुआ है, उसको जांचने की कोशिश वो करती है। और शायद ये कहानी इसके आगे भी इसमें बढ़े, लेकिन इन पैराजम्बल्ड वर्ड में से आप पैराजम्बल्ड जो सेंटेंसेज आपको दे रखे हैं उससे पैराग्राफ जो पहला ये बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम हमें दिया हुआ है, उसका आपको मीनिंग बताना है। तो इडियम हमारे पास है रेज द बार, बार को रेज करने का मीनिंग क्या है, रेज द बार जो इडियम है उसका मीनिंग क्या है। पहला हमारे पास ऑप्शन है टू ग्रो टॉलर, बड़ा हो जाना, विन ए कंपटीशन, एक कंपटीशन को जीतना, टू रेज द प्राइस, प्राइस बढ़ाना किसी चीज़ की, टू सेट हायर गोल्स, हायर गोल्स अपने जीवन में कुछ एम जो है उसको ऊंचा करना। वीडियो पॉज करें और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखें और फिर चेक करें कि जो आपने आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। तो सही आंसर है टू सेट हायर गोल्स, रेज द बार का मतलब है टू सेट हायर गोल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड। वन वर्ड आपसे पूछा गया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये हम पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। नॉवेल्स जो हैं वो असल में अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन उसका ग्रुप बनाया गया है, 3-3 के ग्रुप में उनको बांटा गया है। तो उसको क्या बोलेंगे? पहला है ट्रिपलेट, दूसरा ट्राइवेट, ट्राइम्बर, ट्राइम्बिर और ट्रायोलॉजी। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन रहेगा? वीडियो पॉज करें और अपना आंसर लिखें और फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि आपने जो आंसर बताया है वो सही है या नहीं है। तो ट्रायोलॉजी जो रहेगा वो इसका सही आंसर है। ए ग्रुप ऑफ 3 novels or plays each complete in itself is called an trilogy, a trilogy। 89th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल अप आपको करना है ब्लैंक में। वर्क एंड डोमेस्टिक क्वेश्चन मार्क मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। वर्क काम की काज की वजह से और घरेलू जो क्या समस्याएं आई हैं, क्या दबाव पड़ा है, उसको देख के मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। काजल का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो गया है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, उसको जल्दी से गुस्सा आने लगती है, ऐसी वो हो गई है काम के बोझ से और घरेलू जो बोझ है उससे। तो वेट, ग्रेविटीज, प्रेशर्स और फोर्सेस, इनमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। वीडियो पॉज करें, आंसर लिखें और उसके बाद अब प्ले करके देखें आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है या नहीं। यही आंसर है इसका, प्रेशर्स। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इसका सही आंसर ये रहेगा, वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। ये सही आंसर है इसका। 98th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ सिनोनिम बताना है, ये आप अंडरलाइन कर लें। सिनोनिम आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो वर्ड है रिजाइन, रिजाइन का सिनोनिम क्या होना चाहिए? कंट्री, स्पेस, टेरिटरी या रूल। इन चारों में से क्या रहेगा? कंट्री, स्पेस, टेरिटरी या रूल। तो सही आंसर इसका रहेगा रूल। रिजाइन का मतलब होता है रूल। 91st क्वेश्चन, 15 सवाल हम कर चुके हैं, अब 16वां सवाल है। 91st क्वेश्चन, sentences of a paragraph are given below in jumbled order, arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। अभी अभी हमने जैसा किया था वैसा ही हमें करना है। चारों हम पढ़ के देख लेते हैं। When we got near, we saw it was the steam rising from hot springs. We saw in the distance a great column of smoke. We wondered if it came from a chimney or a burning house. Fourth, we thought of taking bath in hot water। तो फोर्थ ये रहेगा। तो जहाँ तक ये समझ में आता है मुझे तो लगता है ये सेकंड से शुरू होना चाहिए, बाकी आप अपना बता सकते हैं क्या रहेगा इसका। उसके बाद मुझे लगता है थर्ड आएगा इसमें, उसके बाद उसके बाद इसमें आना चाहिए फर्स्ट और उसके बाद इसमें आना चाहिए फोर्थ। मेरे हिसाब से यही रहेगा। बाकी अभी हम देखते हैं, आप अपना आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद आप देखें कि आपने आंसर जो दिया है वो सही दिया है या नहीं। सही आंसर एकदम सही है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। वी सॉ इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। हमें दूर से ऐसा दिखा कि एक स्मोक, धुआं ऊपर उठ रहा है। वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम ए चिमनी और ए बर्निंग हाउस। हमें आश्चर्य हुआ कि कहीं कोई घर में तो आग नहीं लग गई है, किसी चिमनी से तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम उसके नज़दीक पहुंचे, वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। तो गर्म जो झील वगैरह रहती हैं, पानी जहाँ इकट्ठा रहता है, पॉन्ड वगैरह, उनमें से उसको जो धुआं था वो असल में स्टीम उठ रहा था, वाष्प उड़ रही थी उसमें से। वी थॉट ऑफ टेकिंग ए बाथ इन द हॉट वाटर। और फिर हमने अपना मन बनाया कि हमें इसमें स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो सही आंसर इसका रहेगा 2, 3, 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 92, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोल्ड। सब्सटीट्यूट करना है, अगर उसको हटाना है, अगर आपको लगता है कि इसको हटा के कोई दूसरा लगाया जा सकता है इन चारों ऑप्शंस में से, फर्स्ट ए, बी, सी एंड डी में से कुछ लगाया जा सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो नो सब्सटीट्यूशन रहेगा। जो ऑप्शन ये आपको दे रखा है, नो सब्सटीट्यूशन। टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। ठीक है, टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। उसके बैक पे आप एक बटन लगाए, उसको जैसे ही आप दबाएंगे तो जो खिलौना है ड्रमर का वो ड्रम को बजाने लगता है। पहला है नो सब्सटीट्यूशन, मतलब कि सेंटेंस एकदम सही है। दूसरा है विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस। तीसरा प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड। फोर्थ है प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग। तो इस तरीके से ये रहेगा।
वीडियो पॉज कर लें, अपना आंसर लिख लें और फिर वीडियो प्ले करें और देखें आंसर क्या है। तो इसमें रहेगा नो सब्स्टिट्यूशन, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। दोनों ही प्रेजेंट टेंस में सारा रहने वाला है, ठीक है। यू प्रेस और ड्रमर प्लेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा सेंटेंस जो है वो बना हुआ है, तो एकदम ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन रहेगा, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। क्वेश्चन नंबर 93, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपसे पूछा है सिनोनिम मतलब इसका सेम जो मीनिंग देता हो ऐसा वर्ड बताना है आपको। जेनेरिक का पहला है डेफिनेट, बी है स्पेसिफिक, सी है प्रिसाइज और फोर्थ है आपका यूनिवर्सल। वीडियो पॉज कर लें, अपना आंसर लिख लें कमेंट सेक्शन में और फिर ये चेक करें आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। 93, जेनेरिक, जेनेरिक का जो सिनोनिम है वो है यूनिवर्सल। और जेनरिक और यूनिवर्सल दोनों का मीनिंग होता है नॉन स्पेसिफिक, मतलब यूनिवर्सल होता है सर्वव्यापी, एक तरीके से आप समझे कि सभी चीज़ों पर लागू होने वाली ऐसी चीज़। जैसे जेनरिक दवाइयाँ आती हैं, उनका स्पेशल कोई कंपनी को रिलेट नहीं करती हैं। यूनिवर्सल दवाइयाँ होती हैं जो बाजार की जो रेट है उससे सस्ती पड़ती हैं, तो जेनरिक उसको बोलेंगे और यूनिवर्सल बोलेंगे जो कहीं पे भी आपको आसानी से मिल सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्ट जो इनमें से हो आपको बताना है। इनकरेक्ट जो है इसमें से कई बार आपसे करेक्ट भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। पहला है क्रिएचर, दूसरा है स्पेसिफाइड, तीसरा है डिक्रीज, चौथा है पीसफुल। मुझे लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लिखें, उसके बाद प्ले करें और देखें कि आंसर क्या है। सही, इसका आंसर है पीसफुल। असल में इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए पीसफुल। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक। और यहाँ पे जो हमें दे रखा है ये पीसफुल, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। टुकड़े पूर्वक कोई नहीं होता। पीस का मीनिंग जो होता है वो होता है टुकड़ा, तो इसका कोई भी वर्ड नहीं है। पीसफुल का मीनिंग जरूर होता है शांतिपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 95, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड शीज। शीज का एंटोनिम आपको बताना है, मतलब इसका अपोजिट आपको बताना है। पहला है ग्रैब, बी है लूजन, सी है स्नैच, डी है कैच। ग्रैब का मतलब पकड़ना, लूजन मतलब ढीला छोड़ना, स्नैच मतलब छीनना और कैच मतलब पकड़ना, ये रहेगा। तो शीज का जो मीनिंग है वो आंसर बताते टाइम मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो पॉज करें, अपना आंसर लिखें और वापस से वीडियो प्ले करके आप आंसर चेक कर सकते हैं आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। बी इसका ऑप्शन है एंटोनिम, इसका अपोजिट जो होगा। सीज का मीनिंग होता है टेक होल्ड सडनली और फोर्सेबली, अचानक से किसी चीज़ को पकड़ लेना उसको सीज करना बोलते हैं, उसको पकड़ना। और फोर्सेबली मतलब ताकत लगा के, ठीक है। और लूजन का मतलब होता है ढीला छोड़ देना। तो सही आंसर है आपका लूजन। एंटोनिम हमसे पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, अब 96, 97, 98, 99 और 100, उसमें 5 यहाँ पे आपको देखो, आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 आपको फिलअप दे रखे हैं। इन फिलअप में आपको ये भरना है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka, antibiotic honey produced, fill up, Melipona bees, stingless bees होती हैं ये, a breed found in protected areas. Second, 700 to 1500 meters above sea level, due. फिर उसके बाद थर्ड जो है फिलअप, दे आर स्मॉल साइज, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और फोर्थ उसके बाद आपको भरना है रेगुलर हनी बीज, इट हैज टेंगी सोर टेस्ट एंड कैन। फिर फिलअप आपको करना है योर सोर हर्ट, सोर थ्रॉट इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternative given, select the most appropriate option for each blank। ये जो आपसे क्वेश्चन दिए हो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है। प्रपोजिशन इसमें आपको फिलअप करने हैं और इसके बाद आप यहाँ से तो ये पढ़ ही सकते हैं। अगली स्लाइड पे भी मैंने आपकी ईज के लिए हर स्लाइड पे क्वेश्चन के साथ में ही ये लिखा हुआ है, तो वापस से आपको बार बार ऐसे स्लाइड पे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी ईज के लिए मैंने हर स्लाइड पे ये क्वेश्चन भी वापस से लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ गए हम और सारे ही क्वेश्चंस में ये जो है पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको देखना है फर्स्ट ब्लैंक में क्या भरना है। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली पुत्का।
गुटका नाम का एक हनी है, उसको आप वापस ले जा सकते हैं टूरिस्ट के तौर पर। आप जब आप आते हैं तो वहाँ से वो खरीद के ले जाएं। एंटीबायोटिक ये हनी होता है प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना बीज स्टिंगलेस बीज। अब किससे बनती है? थ्रू, विद, ऑफ या बाय। तो ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करें, अपना आंसर लिखें और फिर चेक करें आपका आंसर सही है या नहीं। तो बाय, तो बाय जब रहेगा तो उसके बाद लिविंग बीइंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बाय यहाँ पे सही है। विद आ सकता था लेकिन वो हनी भी है और वो लिविंग बीइंग है, उसके लिए कोई साधन की तरह उसको उपयोग नहीं करते हैं, वो खुद बनाती है, तो ये आएगा। और थ्रो और ऑफ का तो इसमें मतलब ही नहीं निकल रहा था, तो बाई जो है वो एकदम इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19(7). सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है मेलिपोना बीज, यहाँ पे हमने देख लिया था बाय आएगा, बाय हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेलिपोना बीज स्टिंगलेस बीज ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। तो बिटवीन, आफ्टर, मिड्स, अमॉन्ग, ये आपको देखना। अमॉन्ग किसी के साथ होने के लिए आता है, नहीं आएगा। आफ्टर भी नहीं आएगा। बीइंग, बिटवीन और मिड्स में से आपको देखना है। अपना वीडियो पॉज करें, आंसर लिखें और देखें आंसर सही है या नहीं आपका। बिटवीन आएगा, किसी दो चीज़ों के बीच के बारे में बात कर रहा है, ऊंचाइयों के बारे में। कि 700 मीटर से लेकर 1500 जो मीटर है उसके बीच, ठीक है। तो ये आएगा। मिड्स भी लोगों के लिए आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे बिटवीन आएगा, यहाँ पे आया था बाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक फ्रॉम, ये हो गया। यहाँ पे हमने देखा था बाय, यहाँ पे आया था हमारा बिटवीन। उसके बाद है ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। तो ड्यू टू, ये तो सबको आसानी से आता होगा, तो मैं आंसर इसका अभी यहीं बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है सही वो रहेगा ट्यू। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में आपको भरना है फोर्थ वाला, जिसमें ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज। तो इसमें तुलना की जा रही है, तो ये देन इसका आंसर रहेगा। आंसर आप देख सकते हैं, देन इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। ये 25th क्वेश्चन है आज का हमारा, और क्वेश्चन पेपर में 25 सवाल ही आपके आते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 में, 2 क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट जो ऑप्शन है, इट हैज टेंगी सोर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन मैटर ऑफ मिनट। जब गर्दन में गले में जब इचिंग होती है तो उसको ठीक करने के लिए उसको सूद किया जाता है, तो सूद जो है इसका सही आंसर रहेगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं, इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पे सूद दे रखा है, एकदम इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो ऊपर वाले थे वो सारे की सारे आपने देखा कि इसमें हमें 3 जो थे उनमें सब में आपको भरना था क्या, प्रपोजिशंस वगैरह चेक करने थे, बाकी भी चीज़ें आई हैं इसमें। तो हमने आज 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। दोस्तों ये जो चैनल है वो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के लिए है, और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वो चाहे कोई भी लेवल हो, आरपीएससी हो या स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए, सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम होती है उनके लिए, एसएससी वगैरह के लिए, एनडी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, या आप जो सिविल सर्विसेज की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे जो भी मैटर है वो आप देख के पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा हम और भी जितनी भी और भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको भी हम अंदर लेने की कोशिश करेंगे कि सारी एग्ज़ाम्स के लिए हम पढ़ाएं। तो बेसिकली ये जो चैनल है वो रहेगा इंग्लिश ग्रामर के लिए, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर फ्यूचर में हम ग्रो करते हैं और एंड होपफुली हम करेंगे तो हम और भी सब्जेक्ट इसमें जोड़ेंगे। आज का आपने ये एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उसके बारे में आप मुझे अपने रिव्यूज़ दें कि कैसा लगा आपको सॉल्व करके, और आपको क्या लगा कि सही लेवल से मैंने ये सॉल्व करवाया है या नहीं। अगर नहीं करवाया है तो क्या मुझे सुधार करने चाहिए वो आप प्लीज़ मुझे बताएं। आपने इसमें करे थे 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे वो आप मुझे बताएं। आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं, या कोई भी आप सजेशन हमें हमारे चैनल से रिलेटेड देना चाह रहे हैं कि जिससे हम और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकें, बहुत और बेहतर तरीके से आपकी सेवा कर सकें, और हमारा जो एम है वो पूरा हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री
एजुकेशन मिले, जो कोचिंग्स की फीस नहीं भर सकते उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले यूट्यूब के ज़रिए या किसी और भी तरह से। तो इस मुहिम में प्लीज़ आप सब शामिल हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिससे कम से कम ये रीज़न कभी किसी के लिए नहीं रहे कि पैसे की कमी से या रिसोर्सेज की कमी से वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए या इस तरीके से कोई रीज़न बने। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही, दूसरे लोगों को बताएं कि आप इसको शेयर करें, उनसे शेयर करके उनको बताएं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंग्लिश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कहीं भी लिख सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम हो। उसके अलावा हमने आपको ईमेल दिया हुआ है angrezi@gmail.com, आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इस तरीके से बाकी की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे। स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमने एक कोर्स चला रखा है, जिसमें आरपीएससी की सारी एग्ज़ाम कवर होती हैं, जिसमें हाई कोर्ट है, एलडीसी है। आरपीएससी की कोई भी अगर एग्ज़ाम होती है, पटवारी है, वीडियो है या और भी जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, उनके लिए भी वो सेम सिलेबस रहेगा और इंग्लिश जो है आप उस वाली प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। आपको स्पेशली कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए भी वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उन प्लेलिस्ट के थ्रू, जैसे टेंसेस का एक टॉपिक होता है तो टेंसेस आप अलग से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रपोजिशन का जो है, अभी हमने प्रपोजिशन चालू कर दिए हैं तो प्रपोजिशंस आप अलग से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो आगे भी जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उनकी भी अलग अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी कि कौन सी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए कौन सी क्लासेस ठीक रहेंगी। नई नई एग्जामिनेशंस की वैकेंसीज के बारे में आपको इस चैनल के थ्रू जानकारी मिलती रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे और तैयारी के लिए कौन सी बुक्स की ज़रूरत होती है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसके लिए भी आपको गाइडेंस इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा। स्पेशल फोकस्ड हमारा रहेगा हमेशा के लिए इंग्लिश ग्रामर पे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बाकी फ्यूचर में प्लान बनता है तो बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जाते जाते रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हैव a great day ahead. Bye bye. Thank you so much for watching. Thanks again. Please share this channel and subscribe. Bye bye.